नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने ज़मीन की रजिस्ट्री भी करवा ली है, फिर भी अगर जानकारी के अभाव में आपसे अगर एक गलती ऐसी हो जाएगी, तो वह ज़मीन की रजिस्ट्री आपकी इल्लीगल हो जाएगी, अवैध हो जाएगी और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और ज़मीन भी आपके हाथ से निकल जाएगा। या किसी और व्यक्ति ने आपके साथ कोई इस तरीके से धोखाधड़ी किया है क्योंकि इधर ज़मीन का फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो के बाद कोई भी व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता और अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो गया है, तो कैसे अपने आप को बचाव करना है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा और एक निवेदन आपसे होगा, चैनल आपका अपना है, चैनल नया है और इस चैनल का ग्रो हो, यह आपके हाथ में है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से एक विनम्र निवेदन होगा कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। इससे एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, वो सही दिशा में जा रहा है। चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री होती है, उसके लिए दो कानून याद रखिएगा। एक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और एक है आपका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पहला कानून। दूसरा है आपका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस दो बात को समझ जाइए पहले। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसके इसका एक सेक्शन है सेक्शन 54 और इसका सेक्शन है सेक्शन 17। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है, इसका सेक्शन 54 कहता है कि ज़मीन का जो सेल होता है, यह यानी कि ज़मीन को जो बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है, उसी को डिफ़ाइन किया गया है, उसी के बारे में कानून में बताया गया सेक्शन 54 के तहत कि वह डीड ऑफ कन्वेंस के माध्यम से बेचा जाएगा और किसी माध्यम से अगर बेचा जाएगा तो वो इल्लीगल होगा, अवैध होगा। डीड ऑफ कन्वेंस का मतलब क्या हुआ? सेल डीड हो गया, जिसे आप केवाला भी कहते हैं, या फिर गिफ्ट डीड हो गया, लेकिन यह रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्यों रजिस्टर्ड होना चाहिए? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसलिए दोनों कानून लिखा। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू वैल्यू मोर देन, यानी कि 100 रुपये से अगर ज़्यादा है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सेक्शन 71 के तहत कहा गया है, सेक्शन 17 के तहत कहा गया है कि उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सेक्शन 17, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। अक्सर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को कैसे बेचते हैं बताता हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी बना लेते हैं, है ना, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, ऐसे ही बना लिया या रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया मान लो। उसके बाद क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं, महदनामा जिसे कहते हैं, बस हो गया। और इसी के आधार पे आपको पोजीशन लेटर दे देते हैं। कहते हैं कि मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी का भी डॉक्यूमेंट दे दिया, उसके बाद फिर मैंने आपको पोजीशन लेटर भी दे दिया, एग्रीमेंट भी दे दिया, अब तो ज़मीन आपकी है। कानून में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, इसको भी समझ लीजिए। जजमेंट क्या है? सूरज लैंप इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। सूरज लैंप इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अगर किसी जमीन की खरीद बिक्री होती है तो वो इलीगल है, सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। आप भले रजिस्टर्ड करवा लीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से भी आप जमीन खरीदिएगा तो वह इलीगल हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने सही डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाया ही नहीं है। आपको रजिस्टर्ड क्या करवाना है? या तो सेल डीड हो, केवाला हो, या फिर गिफ्ट के माध्यम से हो। और इसी को डीड ऑफ कन्वेंस कहा गया। और डीड ऑफ कन्वेंस के बारे में कहाँ बताया गया है? तो यही आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो ये कानून है, इसके सेक्शन 54 में बताया गया है। तो यह बात है, इसको आज समझ लीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी भर की कमाई बर्बाद हो जाए और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक जाइएगा। कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का, यह तो एक जजमेंट बता दिया सुप्रीम कोर्ट का, एक और जजमेंट बताता हूँ अभी आपको मैं। ये है आपका इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुडिक्शन सिविल अपील नंबर 7464 ऑफ 2021, अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी नंबर इतना, ये सारी चीज़ें, नाम बनाम देख लीजिए। अमू धालाबी एंड अदर्स अपीलेंट वर्सेस पी रुकमनी एंड अदर्स रिस्पोंडेंट। मामला समझ जाइए, फैक्ट। इसमें क्या होता है कि चार लोग मिलकर, चार पार्टनर मिलकर ज़मीन को खरीदते हैं, ठीक है, और एक दूसरे पर्सन को, ठीक है, वो क्या करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी
उस ज़मीन का दे देते कि भाई तुम्हें ये ज़मीन बेचनी है। अब जिस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी मिलता है वो क्या करता है, ज़मीन बेच देता है। लेकिन इन द मीन टाइम ये जो चारों पार्टनर थे, जिनकी ज़मीन थी, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो ज़मीन जो तुमने बेचा वो हमें नहीं, वो बेकार, हमारी सहमति नहीं थी, हमें पता नहीं था, तुमने जो भी बेचा हम उसको कैंसिल करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट एक बना लिया, उस पे उन्होंने कैंसिल करके कह दिया कि कैंसिल हो गई। उसके बाद क्या हुआ, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं किया उन्होंने। जब सेल डीड पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया और पावर ऑफ अटॉर्नी से सेल डीड एग्जीक्यूट होता है तो वहाँ तक तो सही था। फिर ये जो चारों पार्टनर हैं उन्होंने गलती किया यहाँ पर। तो फिर क्या हुआ, उन चारों पार्टनर ने मिलकर क्या किया, वो ज़मीन किसी तीसरे व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को बेच दिया। लेकिन पहला सेलर बेचारा, उसने तो पैसा दिया, उसके पास सेल डीड भी था। अब क्या किया, वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो फिर हाई कोर्ट जाता है, वहाँ रिट डालता है, वहाँ से भी होते मामला सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सेल डीड है, जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, वह कोई भी प्रॉपर्टी है, उसका एग्जीक्यूशन यानी उसकी खरीद बिक्री सेल डीड के माध्यम से होगी, ठीक है? और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें। तो पहला जो खरीदार है, जिसने कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से सेल डीड एग्जीक्यूट करवाया था, वो सही था। क्यों सही था? क्योंकि चारों पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन को क्या किया, पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, और उस पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने क्या किया, एक प्रॉपर उसने डीड ऑफ कन्वेंस बनाया, जिसे हम सेल डीड कहते हैं, और सेल डीड के माध्यम से उसने बेचा। उसने बिल्कुल सही किया, यहाँ कोई गलती नहीं। लेकिन जो ज़मीन के मालिक थे ओरिजिनल, उन्होंने क्या किया, अगर पहला सेल डीड आपको रद्द करवाना है तो उसके लिए आप कोर्ट जाइएगा, है ना? बिना कोर्ट में जाए हुए, या दोनों पार्टी के म्यूचुअल जो एग्रीमेंट होता है, सहमति होता है, उसके बिना कोई भी डॉक्यूमेंट आप रद्द नहीं करवा सकते हैं, जब तक आपसी सहमति नहीं होगा। म्यूचुअली जब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनेगा, कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, कोई ऐसा डीड ऑफ कन्वेंस नहीं बनेगा, तब तो डॉक्यूमेंट क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है? तो अगर इसको रद्द करवाना था तो उसको या तो आप कोर्ट के माध्यम से रद्द करवाते, है ना? या म्यूचुअली दोनों के बीच में होता तो उस डीड को आप क्या करते, सरेंडर कर देते, उसको रद्द करवाते। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कराया गया। सिंगल जो यूनिलैटरल यहाँ पर एक्शन लिया गया। यूनिलैटरल का मतलब सिर्फ एक पक्ष के द्वारा, जो ज़मीन के मालिक थे, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ दस्तावेज़ तैयार करके, जो कि फ्रॉड था बिल्कुल। उन्होंने तैयार करके कह दिया कि भाई हमने इस पहले वाले सेल डीड को हम रद्द करते हैं और हम दोबारा इस ज़मीन को बेच रहे हैं। तो ये फ्रॉड है। तो इस तरह की जानकारी जब आपके पास रहेगी ना, तो कोई भी अगर आपके साथ फ्रॉड करता है, कोई ज़मीन का मालिक फ्रॉड करता है या कोई ज़मीन का खरीदार होता है वो फ्रॉड करता है, तो आप इससे बच सकते हैं। तो यह 2 कानून आपको ध्यान, ये तो जजमेंट है ही, ये जजमेंट देख लीजिए, ठीक है? दूसरा चीज़, यह 2 कानून सेक्शन 54 और सेक्शन 17, ठीक है दोस्तों? तो बहुत जल्द मैं इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। बिना आपके सपोर्ट के मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। सपोर्ट इतना ही चाहिए कि चैनल को बस आपको सब्सक्राइब करना, मैं और आपसे कुछ भी नहीं माँग रहा हूँ। नमस्कार।